आज हम पढ़ेंगे भारत की समझ में आता है जो पढ़ा रहा हूँ? नहीं, जैसे जो समझाने का तरीका है समझ में आता है। उसको देखिए एक बार अगर आप और पढ़ोगी, अगर अगर आप उसको एक आध बार पढ़ें, एक आध बार और पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। बस 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 बैठे बेटा। ठीक, देखिए भारत की जलवायु जैसे भारत का या किसी भी देश के जो जलवायु होती है उससे हमने बताया था कि अक्षांश और देशांतर, शुरू में जो मैंने आपको पढ़ाया था, अक्षांश और देशांतर जो होता है ये जलवायु को महत्वपूर्ण ढंग से निर्धारित करता है। अब डिपेंड करता है कि कौन सा देश किस अक्षांश पे है, किस देशांतर पर है। हमारा जो भारत है पूर्वी गोलार्ध में है, पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक, अब अगर हम लोग पूरे जलवायु की बात करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, हम लोग सिर्फ भारत की जलवायु की बात करेंगे। जैसे हमने आपको बताया था कि ये अगर हम लोग इसको भारत मान लें, ठीक, हमारे भारत का नक्शा कुछ इस तरह है, ऐसे मिलता जुलता है ना। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो देखेंगे कि ये वाला जो क्षेत्र है ये पहाड़ी क्षेत्र में आता है। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है जो हमने कल आपको पढ़ा है, ये वाला जो क्षेत्र है वो भी हमने कल आपको पढ़ा है। ये क्षेत्र आपका यहाँ पे आएगा, ये क्षेत्र यहाँ पे आएगा और एक क्षेत्र जो है यहाँ पे आएगा। अब जो ये क्षेत्र है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सर्वाधिक वर्षा वाला है। सर्वाधिक वर्षा मतलब लगभग 200 से अधिक, वही यहाँ पे है, वही यहाँ पे है। ठीक, एक ये जो दक्षिण भारत का है यहाँ पर भी लगभग 100 से 150 मिलीमीटर की वर्षा होती है, मतलब कि इससे कम। ठीक, एक जो मध्यवर्ती क्षेत्र है जहां पर हम लोग रहते हैं ये लगभग 100 के आसपास, और ये जो आपका क्या है रेगिस्तान है। ठीक, तो इतने हमने भारत में ही हम लोग कितने प्रकार के देखेंगे, 1 2 3 4, एक आग भी आपको जो झाड़ियाँ मिलेंगी, कंकड़ मिलेगा, तो लगभग 5-6 क्षेत्रों में हम क्या करेंगे, जलवायु बांटेंगे और देखेंगे कि भारत के किस क्षेत्र में कौन सी जलवायु पाई जाती है और उस जलवायु में कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं और किस प्रकार की खेती होती है। भाई जलवायु के हिसाब से ही खेती होती है। अगर आप गर्मी के मई जून में अगर आप धान लगा देंगे, धान बो देंगे या गेहूँ बो देंगे तो क्या वो होगा? नहीं होगा, क्योंकि धान को पानी की जरूरत पड़ती है, इसलिए उसको हम लोग क्या करते हैं, वर्षा काल में लगाते हैं। और गेहूँ को लगभग तीनों की जरूरत पड़ती है, शीत की भी और गर्मी की भी, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, नवंबर में बोते हैं और बहुत गर्मी अधिक पड़ने के पहले हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं। तो मौसम के हिसाब से ही जीव जंतु पेड़ पौधे क्या होते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर हैं तो हमने आपको बताया था कि हम लोग यहाँ पर हमारे यहाँ का जो भारत का टेम्परेचर है 37 डिग्री टेम्परेचर माना जाता है, 36-37, लेकिन कभी कभी 47, 48, 45 भी हो जाता है। तो हम लोग की जो क्षमता है 45 सहने की क्षमता है। लेकिन अगर आप यही भारत में यहाँ चले आएंगे जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ पर 0 डिग्री टेम्परेचर, जिसको हम लेह कहते हैं, लेह और लद्दाख, वहाँ पर 1-2 डिग्री का टेम्परेचर हमेशा रहता है। ठंडी में जब हमारे यहाँ 5, 7, 10 टेम्परेचर रहता है तो यहाँ -10-15 चला जाता है। सोचो वहाँ के लोग कैसे रहते होंगे। तो जलवायु के हिसाब से ही हम लोग जो व्यक्ति का रहन सहन होता है, खेती, जीव जंतु, पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, कृषि, सारा कुछ
जलवायु पर ही निर्धारित होता है। और हम लोग देखेंगे कि हमारे भारत में कौन कौन सी जलवायु पाई जाती है और उस क्षेत्र में किस प्रकार की खेती और रहन सहन पाया जाता है। देखिए भारत की जलवायु, भारत की जलवायु भारत की जलवायु मानसूनी है। मानसून शब्द अरबी भाषा की मौसम से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है हवाओं का मौसमी उलटफेर। हवाओं का मौसमी उलटफेर। इसे याद रखिएगा कि मानसून अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है, अरबी भाषा का शब्द है और अरबी भाषा में इसका अर्थ होता है मौसम। मौसम का अर्थ होता है हवाओं के साथ मौसमी उलटफेर, ठीक। आगे लिखिए, हाँ उलटफेर। इसका तात्पर्य है कि ऋतु परिवर्तन के साथ साथ मानसून पवनों की दिशा तथा वर्षा करने की क्षमता में परिवर्तन आ जाता है। भारत की जलवायु में मानसून की प्रधानता देखी जा सकती है। किंतु भारत की विविधता को देखते हुए कुछ कारण हैं, कुछ ऐसे नहीं, कुछ ऐसे कारण हैं जो भारत की जलवायु को भारत की
जलवायु को प्रभावित करते हैं? ये कारक निम्नलिखित है। नंबर 1, अक्षांशी अवस्थिति। नंबर 2, कर्क रेखा का भारत से गुजरना। समुद्र से दूरी अगला रहेगा। फिर अगला समुद्र से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई, तल से ऊंचाई। अगला वायुदाब व पवन प्रभाव। हो गया? देखिए ये क्या कह रहा है कि भारत की जो जलवायु पाई जाती है किस कारण से पाई जाती है। जो हमारा भारत है चूंकि विविध जलवायु पाई जाती है, इसके क्या कारण है? तो इसके कारण है एक तो होता अक्षांशीय अवस्थिति, मतलब कि हमारे भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है वह ना तो बहुत शीत की तरफ है, ना तो बहुत गर्म की तरफ है, ना तो उत्तरी ध्रुव की तरफ है, ना तो दक्षिणी ध्रुव की तरफ है, तो ये बीच में है। ये आप बताया था आपको लगभग 8 कुछ से लेकर के 37 जो इसका देशांतरी विस्तार है, और 67 से लेकर के 97 तक का जो है पूरब से पश्चिम का विस्तार है। तो मोटी मोटा अगर देखेंगे 30-31 उत्तर में भी पड़ता है, उत्तर से दक्षिण, और 30 या 31 या 29 के आसपास पड़ता है पूरब से पश्चिम। तो इसका जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है यह लगभग समान है, भाई थोड़ा बहुत अंतर है, एक समान है। जैसे अभी अगर आप श्रीलंका के देखेंगे ऐसे कोना बना हुआ है तो उसका देखेंगे देशांतरी विस्तार तो बहुत है लेकिन अक्षांशीय क्या होगा? कम होगा। लेकिन हमारे भारत में क्या है, देशांतरी और अक्षांशीय विस्तार जो है वो लगभग बराबर है। कर्क रेखा का भारत से गुजरना, कर्क रेखा कितने डिग्री पे है प्राची? है क्या सही? बैठो और सही बताओ, और सही बताओ। हैं? हाँ तो अभी सही बोली हो, उत्तरी अक्षांश 23.5 दक्षिण में भी है तो मकर रेखा हो जाएगा। पूरी बात देखो यही है, ये हम यही जानना चाह रहे थे कि आपको कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है। 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसको हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। और ये कर्क रेखा जो है ये भारत के बीचों बीच से गुजरी हुई है, बीच से गुजरी हुई है। हम लोग जानते हैं कि जो भारत के लगभग 7 राज्य हैं या 8 राज्य हैं जिससे कर्क रेखा उनके बीच से गुजरी हुई है। मित्र पर गमछा झार, मैं आपको बता दूं ना, तो लगभग गुजरात, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, ठीक, मिजोरम, इतने राज्यों से गुजरी हुई है। अब इसकी विशेषता क्या है? हमने आपको बताया था कि 0 डिग्री और ऊपर जो है 23 डिग्री, यहां से जब हम ऊपर जाते हैं यहाँ पे सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। यहाँ पे जो भी यहाँ पर होगा लगभग यहाँ 0 से लेकर 8 तक ये सर्वाधिक गर्मी का क्षेत्र है। जो देश यहाँ पर होगा वह सिर्फ
गर्मी को ही झेलेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग ऊपर जाते हैं तो मामला उपोष्ण का जाता है। उपोष्ण मतलब शीत भी और गर्मी भी, उपोष्ण रहित होता है ना, उष्ण भी और हाँ। तो ये आपका जो 23.5 डिग्री उत्तरीय अक्षांश है वहाँ से गुजरता है, तो ये भी क्या करता है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। समुद्र से दूरी, समुद्र तल से हमारे जो भारत की दूरी है या ऊंचाई है ज़्यादा नहीं है। यहीं पर हिंद महासागर है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, सॉरी अरब सागर है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। तो जाहिर सी बात है ये तीनों की कंडीशन स्थिति होने के बाद भी हमारे भारत में बहुत अधिक गर्मी नहीं पड़ेगी। जो देश ऐसे जगह पे होगा जिसको हम कहते हैं स्थलबद्ध देश, जो चारों तरफ किसी न किसी देश से सटा हुआ होता है, जिससे किसी किनारे पे कोई सागर महासागर नहीं होता है, वहाँ पे आप देखेंगे गर्मी अधिक पड़ती है, वहाँ पे मानसूनी जलवायु नहीं पाई जाती है। तो समुद्र तल से जो दूरी है और समुद्र से जो ऊंचाई है, ये दोनों भी हमारे भारत में जलवायु को प्रभावित करते हैं। ये लोग करते क्या है, बहुत गर्मी नहीं पड़ने देते हैं। कुछ न कुछ हवा जब वहाँ पर जाती है तो उन हवाओं के साथ हमारे भारत में शीतलता और ठंडक का माहौल बना रहता है। तो कुछ जगह पे हमने बताया आपको कि वर्षा अधिक होती है, वर्षा अधिक होने के भी यही कारण है। यहाँ से हमने बताया था कि जब मानसून धाराएं चलती हैं तो ये अगर ये हिंद महासागर नहीं होता, ये बंगाल की खाड़ी अरब सागर नहीं होता, तो मानसून की रेखाएं पानी कहाँ से लेती, नहीं ले पाती। जो नहीं ले पाती तो यहाँ पर 200 मिलीलीटर या मिली जो भी है वर्षा नहीं कर पाती, यहाँ भी नहीं हो पाती। यहाँ भी तो हमारा भारत क्या होता है, सूखे की चपेट में आता। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो भारत की जलवायु को समुद्र से दूरी और समुद्र से ऊंचाई ये भी प्रभावित करता है। वायुदाब और पवन प्रभाव, वायुदाब और तापमान में विपरीत संबंध पाया जाता है। हमेशा याद रखिएगा, अगर तापमान अधिक है तो वायुदाब कम होगा, और वायुदाब अधिक है तो तापमान कम होगा। जैसे इस समय वायुदाब अधिक तो तापमान कम है इस समय। तो जब हम लोग देखते हैं कि गर्मी के समय तापमान ज़्यादा होता है तो वायुदाब कम हो जाता है, और ठंडी में हम लोग देखेंगे वायुदाब ज़्यादा होता है तापमान कम हो जाता है। तो ये जो कंडीशन होती है किसी भी चीज़ के लिए संतुलन बनाने के लिए, जैसे हमने आपको बताया था कि काम करने के बाद आराम जरूर पड़ती है, अगर दिन के बाद रात आती है सोने के लिए, उसी तरीके से अगर वायुदाब अधिक रहेगा तो हम लोग बेचैन रहेंगे, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तब भी हम बेचैन रहेंगे। तो समय समय के साथ हमारे भारत में मानसूनी परिवर्तन जो होता है, कभी कभी तापमान अधिक वायुदाब कम, वायुदाब अधिक तापमान कम, तो इतनी चीज़ों से हमारे जो भारत की जलवायु है वह प्रभावित होती है। आगे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, भारतीय मौसम विज्ञान भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा भारत की जलवायु को 4 ऋतुओं में विभक्त किया गया है। 4 ऋतुओं में विभक्त किया गया है। ठीक। अच्छा, अगर 4 हम लोग करें ऋतु 6 होती है ना, 6 का नाम किसको पता है? बताओ भाई, 6 ऋतु का नाम बताओ जरा। पीछे क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा नाम भूल गया, बताओ। हाँ, बताओ बताओ। कौन बताएगा? 6 ऋतु का नाम कौन बताएगा? आगे पीछे बताओ, चाहे ऊपर नीचे बताओ। 6 का नाम बताओ। बैठो नीचे। किताब में पढ़ के बता देंगे ना।
बताओ। बसंत ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शीत ऋतु। शिशिर, अब बता ले जाओ, बैठो बैठो। हेमंत और शिशिर में ही कंफ्यूजन होता है, बता ले जाओगी। देखिए ऐसे तो जो मौसम होता है 3 होता है, ठीक, और ऋतुएं 6 होती हैं। लेकिन जो मौसम के विज्ञान के लोग हैं, मौसम वैज्ञानिक लोग हैं, इन्होंने ऋतुओं को 4 भागों में बांटा है अध्ययन की दृष्टि से। लेकिन हम लोग जब व्यवहारिक बात करेंगे, तो चलो ठीक है, हम लोग जब व्यवहारिक बात करेंगे तो ऋतुओं की संख्या कितनी होती है? 6। और मौसम कितने होते हैं? 3। और जो मौसम वैज्ञानिक लोग हैं, इन्होंने 4 ऋतुओं की बात की है। तो नंबर 1 लिखिए, शीत ऋतु। नंबर 2 ग्रीष्म। नंबर 3 वर्षा। नंबर 4 शरद। नंबर 4 लिखा जोड़ा हेमंत। नंबर 6 शिशिर। देखिए ये जो दोनों हैं, ये 4 तो आपको पता होगा कि अभी अगर हम लोग पढ़ाएंगे, अभी आपको लिखाएंगे तो तारीख से हम बात करेंगे। तो जो शीत ऋतु आता है वो 15 अक्टूबर या अक्टूबर से ही शुरू हो जाता है। लेकिन उसी के बीच में ये हेमंत और शिशिर और ये शरद ऋतु आते हैं। अभी जब ठंडक हमारे यहाँ जब ज़्यादा पड़ने लगती है, पड़ने के पहले वाला जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? शरद। और जब शरद ऋतु जाने को होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? शिशिर, जब शरद जाने को होती है। और यही दोनों के बीच में ये क्या कहते हैं? वर्षा। और शरद के बीच में हेमंत आता है। तो इसी दोनों को लोग अध्ययन में श्रेणी में नहीं रखते, क्योंकि इनका जो समय होता है बहुत छोटा छोटा होता है। तो अध्ययन की दृष्टि से हम लोग सिर्फ 4 की बात करेंगे। नंबर 1 खेली डालिए। बसंत ऋतु बसंत के समय ही आएगा ना, जो वही हुआ ना जब ठंडक जाती है हमारी, भाई जब ठंडक जाने को होती है उसी समय तो बसंत आता है ना, बसंत उसी समय आता है ना, तो ये इसी में आ जाएगा, शिशिर में ही आएगा। हाँ लिखिए शीत ऋतु। इस ऋतु का समय मध्य नवंबर से फरवरी माह तक रहता है। फरवरी माह तक रहता है। इसमें सूर्य की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में होने से दक्षिणी गोलार्ध में होने से उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं।
परिणाम स्वरूप भारत में तापमान कम हो जाता है और उच्च वायुदाब बनता है। उच्च वायुदाब बनता है। जब उच्च वायुदाब बनता है तब शीतकालीन मानसून जिसे हम उत्तर पूर्वी मानसून भी कहते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून भी कहते हैं, इसे लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। लिख लीजिए, भी बता दें आपको। लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। यह मानसून तमिलनाडु में वर्षा करता है। इस मौसम में पर्वतों पर हिमपात होता है। यह वर्षा रबी की फसल के लिए महत्वपूर्ण होती है। एक काम करिए, एक चीज वहीं पे ये हो गया, वहीं पैरों का निशान बनाओ। मानसून की वर्षा को दक्षिणी पश्चिमी पवन कहा जाता है। दक्षिणी पश्चिमी पवन कहा जाता है। फिर सब नहीं, लौटते हुए मानसून को उत्तरी पूर्व का पवन कहा जाता है। उत्तरी पूर्व नहीं, पूर्वी लिखिए। उत्तरी पूर्वी, अच्छा ठीक है, पूर्वी लिखिए। उत्तरी पूर्व का पवन कहा जाता है। लिख लीजिए, बता दीजिए। हो गया इतना? देखिए, ये कह रहा है कि जब शीत पड़ती है, जब ठंडक पड़ती है, इसमें हमारे यहाँ तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है और उच्च दाब की स्थिति हो जाती है।
तो उच्च दाब की स्थिति होने के बाद उसमें एक चीज़ होता क्या कि लौटते हुए मानसून से वर्षा में बताया था कि जब हमारा मानसून वापस होता है, जैसे इस समय अभी 1 महीने के बाद अभी मानसून ही चल रहा है हमारा, अभी सितंबर है ना, ये लगभग 15 अक्टूबर के बाद क्या होता है कि मानसून जिस रास्ते से गया हुआ है उस रास्ते से फिर वापस आता है। तो वापस वाली जो वर्षा होती है, हमने आपको बताया था कोरोमंडल तट पे होती है। अब कोरोमंडल का कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। ठीक, तो लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है तमिलनाडु राज्य में। लौटते हुए मानसून को हम लोग कहते हैं उत्तर पूर्वी और जाते हुए कहते हैं दक्षिण पश्चिमी। क्यों कहते हैं ऐसे समझिए, ये भारत का कौन सा हिस्सा है? दक्षिणी है। और मानसून किधर से जाता है? इधर से जाता है। मेन तो यही माना जाता है ना, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो मानसून की वर्षा किससे होती है? दक्षिण पश्चिम से। ये बहुत पूछता है, कंफर्म कर लेना है। ये दक्षिण हुआ, ठीक ना, यहाँ से निकला और किधर से जा रहा है? पश्चिम से जा रहा है, तो इसे कहते हैं दक्षिण पश्चिम। अब ये चूंकि देखो ज्यादा वर्षा इसी से होती है, ज्यादा क्षेत्र में, वो अलग की बात है, ये कंडीशन है, यहाँ कोई राज नहीं मिलता, यहाँ पहाड़ी टकराती है तो मेघालय में जाती है, वो अलग की बात है। और वापस में आप देखेंगे तो ये क्या करता है, वापस में धीरे धीरे चला आता है, इसका बहुत महत्व नहीं होता, वापसी में ये वर्षा नहीं करता है। लेकिन ये वाला हिस्सा जो इधर से गया हुआ है, अब ये कौन सा हिस्सा है? उत्तर। ये भारत का कौन सा हिस्सा है? पूरब। तो जब हमारा मानसून वापस आता है उसको क्या कहते हैं? उत्तर पूर्वी पवने, उत्तर पूर्वी हवाएं। ठीक, इसको याद रखना कि जाते हुए मानसून की जो वर्षा होती है दक्षिण पश्चिमी हवाओं से होती है, और लौटते हुए मानसून की जो वर्षा होती है उत्तर पूर्वी। ये भूलना नहीं, बहुत घुमा के पूछता है और हम लोग क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये वहाँ पे जब आता है हमें बताता है ये कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट तमिलनाडु राज्य में है। तो हो सकता है तट पूछ दे कि लौटते हुए मानसून से वर्षा कहाँ होती है? कोरोमंडल तट पर। लौटते हुए मानसून किस राज्य में होती है? तमिलनाडु। बस 2 चीज़ याद रखना है। और ये जो शीत ऋतु की वर्षा होती है, यह रबी की फसल के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। रबी की फसल में क्या क्या आता है प्राची? रबी की फसल में क्या क्या आता है? प्रमुख बता दो, बस आता तो बहुत कुछ है। हाँ, गेहूँ, चावल, दाल भात में हो जाएगी, आलू, हाँ सरसों आएगा। ठीक है, सरसों, गेहूँ, चना। ठीक, ये किसमें आएगा? तो सरसों अलसी में क्या अंतर है? सरसों अलसी में कुछ अंतर है? अरे नहीं, मतलब उसी टाइप की बोई जाती है ना, उसी समय बोई जाती है, सरसों भी अलसी भी, तो बात वही हो गया ना। मुख्य रूप से आप समझो गेहूँ, चना, सरसों, ठीक, मटर, आलू, सरसों में आपका अलसी उसी सब आ गया, ये रबी की फसल है। हम लोग जब देखते हैं गेहूँ 3 बार पानी दिया जाता है गेहूँ में। एक बार पहला गेहूँ पानी जो होता है बोने के 21 दिन के बाद, जब लोग गेहूँ निकल आता है तो 21 दिन के बाद, फिर जो होता है वो 1.5 महीने के बाद, फिर एक पानी और 3 पानी होता है। तो जब ये वाला वर्षा होती है ठंडी वाली, जनवरी वगैरह में जो नहीं छुट्टी हो जाती है, आज खूब बारिश हो रही है, वह रबी की फसल के लिए क्या होती है? लाभदायक होती है। हम लोग एक भराई से बच जाते हैं। अब जैसे वर्षा यहाँ हो जाए तो जो धान की खेती इस समय है, इसमें धान फूट रहा है, मतलब उसमें अच्छा ठीक है, इस समय अभी एक पानी की जरूरत है कि नहीं है? होगी या हो चुकी होगी, मतलब हो सकता है 10 दिन पहले पानी की जरूरत खत्म हो गई हो। तो इस समय जो वर्षा होगी वह धान की खेती के लिए, खरीफ की फसल के लिए उपयोगी होती है। और उसी तरीके से जब शीत ऋतु की वर्षा होती है, मतलब कि मानसून की वापसी वाली जो वर्षा होती है, वह रबी की फसल के लिए क्या होती है? उपयोगी होती है, फायदेमंद होती है, उपयोगी होती है, कुछ भी आप कह सकते हैं। क्लियर हो गया इतना? दूसरे एक का लिए ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु
एक बार मैं अलसी का पराठा खाया, तो अलसी का पराठा है, अलसी का पराठा नहीं, पराठा जो अलसी को पीस करके और बनता है घर पे, तो बनाता हूँ कि अलसी का पराठा, आलू पराठा सुने थे, गोभी पराठा सुने थे, और मेथी पराठा, 2-3 पराठा बड़ा फेमस है, वही हम लोग जानते हैं। तो जो अलसी का पराठा बना तो वो भी जान गए, तो वाकई में अच्छा था। मतलब अब जैसे वो बताइए ना कि सर अलसी, और हमको नहीं पता था कि अलसी, हम तो ये जानते थे कि सरसों की यही वैरायटी है अलसी, नहीं क्या है बताओ जरा। सरसों की वैरायटी है ना, हाँ, उसी में थोड़ा सा कुछ जैसे एक, हाँ, तो जो भी था, तो अलसी का जो पराठा था तुम लोग बना के खाना, बहुत अच्छा लगता है, खाइए तुम लोग, खाइए बना के, ठीक है। देखिए अभी गोभी का पराठा, अगर अभी हम घर गए थे तो 3 गोभी ले आए, 35-35 रुपये दिया, और उस गोभी में इतने कीड़े थे। मतलब अभी देखो होता क्या है, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ सीजन से अच्छी लगती है, बिना सीजन की चीज़ें खराब। तो अब ये हुआ कि इसको उबालने के बाद जब कीड़े अगर दिख जाएंगे तो आपको पराठा खाने मन करेगा। तो यही हुआ, अरे इतना महंगा आया, उतना उनका सब फेंको, कितना भी महंगा आया है, या तुम लोग बना के खाना हो तो खा लो, मैं नहीं खाऊंगा। इतने मतलब 1-2 कीड़े अगर हो तो समझ आते हैं, उसमें जैसे जैसे खोले हम ही खोले, देख रहे हैं 2 इधर 3 इधर, तो हमको जब इतने नहीं इतने हैं तो हमको लगता है कि 3 गोभी में कई हज़ार कीड़े होंगे। अरे भाई उबालेंगे तो उसका जो मरेगा जिएगा तो उसी तो रहेगा ना। तो अभी कुल मिला के जैसे अभी गोभी अभी खाने लायक नहीं है, मार्केट में जो आई है बहुत ही गंदी टाइप की, मतलब ना तो आपको उसका स्वाद मिलेगा, ना तो ठीक है, पैसा का पैसा भी जाएगा। अभी अमरूद आया हुआ है मार्केट में, इतने बड़े बड़े अमरूद, अभी अमरूद का कोई सीजन है यहाँ पे, कुछ नहीं। अभी जब और ठंडी पड़ेगी, उस अमरूद को आप खाओगे तो आपको बस लगेगा कि आप कुछ खा रही हो, ना तो कोई स्वाद मिलेगा, ना तो कुछ भी नहीं मिलेगा, एकदम हाँ बिल्कुल पानी की तरह। तो कोई भी चीज़ जो समय और मौसम के हिसाब से होता है, वो चाहे वो फल हो चाहे वो सब्जी हो, उस मौसम में ही अच्छी लगती है। जैसे हम लोग खीरा खाते हैं, खीरा अभी मिल रहा है और खीरा गर्मी में भी मिलता है, लेकिन गर्मी वाला खीरा ज़्यादा अच्छा होता है, अभी वाला खीरा से ज़्यादा बेहतर गर्मी वाला होता है। तो अभी आप लोग गोभी का पराठा अगर खाने कोई मूड बना रहा हो तो अभी कैंसिल रखिए, अभी 1-1.5 महीने बाद गोभी आएगी 10 रुपये को 2, तब हम लोग जब उठा के ले आते हैं। अभी तो हम लोग उसको लेके आते हैं ना, जब 10 का 2 10 का 3, और कहीं और शाम को आप जाएंगे तो कहेगा भैया 10 रुपये दीजिए, जितना बचा है सब निकालेंगे, उस समय वो ठीक करता है। लिखिए, आइए ग्रेस लिखिए, यह ऋतु मार्च मध्य से जून मध्य तक की होती है। इस ऋतु में सूर्य धीरे धीरे उत्तरायण होकर लगभग लंबवत चमकने लगता है, लगभग लंबवत चमकने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप समतल भाग का
तापमान बढ़ जाता है। बढ़ जाता है, हाँ। और भारत के उत्तरी तथा पश्चिमी क्षेत्र में, भारत के उत्तरी तथा पश्चिमी क्षेत्र में तेज गर्म हवाएं चलने लगती हैं। तेज गर्म हवाएं चलने लगती हैं, जिन्हें लू कहा जाता है। लू कहा जाता है। चूंकि तापमान बढ़ने लगता है, और वायु दाब कम होने लगता है, इसलिए पश्चिमी पवनें आसानी से अटैक कर देती हैं। पश्चिमी पवनें आसानी से अटैक कर देती हैं, जिससे धूल भरी आंधी और गरज के साथ वर्षा बोलो। ठीक, क्या वर्षा होती है। जिन्हें तड़ित झंझावत, जिन्हें तड़ित झंझावत, ऐसे लिखना है, तड़ित झंझावत कहा जाता है। इसके कारण, मतलब तड़ित झंझावत के कारण मौसम ठंडा और सुहावना, मौसम ठंडा और सुहावना हो जाता है। मौसम ठंडा और सुहावना हो जाता है। एक ही होने से इस प्रकार के तूफान को या चक्रवात को, इस प्रकार के तूफान को या चक्रवात को भारत में अलग अलग नामों से जाना जाता है। देखिए पहले से समझिए थोड़ा सा, ये जो ग्रीष्म ऋतु है, इसका जो समय होता है लगभग मध्य मार्च, मतलब 15 मार्च से मान लो 15 जून तक।
ये गर्मी का मौसम होता है। और इसमें होता क्या है कि जो सूर्य दक्षिण की तरफ चला जाता है, उस समय जब हमारा सूर्य दक्षिणायन होता है तो उत्तर की तरफ उसकी जो रेखाएं किरणें होती हैं तिरछी पड़ती हैं, इसलिए जब वह दक्षिण में रहता है तो उत्तर में तापमान कम रहता है, मतलब कि ठंडी के समय, जैसे अभी हम लोगों ने शीत ऋतु में कहा। लेकिन जब 15 मार्च के बाद जब सूर्य उत्तरायण होता है तो उसकी जो किरणों की जो रेखा होती है वो लंबवत पड़ने लगती है। जब लंबवत पड़ती है तो तापमान हमारे यहाँ बढ़ने लगता है, धीरे धीरे आप देखेंगे मार्च, अप्रैल, मई होता है ना, और मई में आप देखेंगे, अप्रैल लास्ट में देखेंगे तो आंधी तूफान, ये आम बात है। तो उस समय ये उत्तर भारत में और पश्चिमी भारत में गर्मी बहुत प्रचंड पड़ती है। गर्मी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार के जो बीच के क्षेत्र जिससे हम लोग उत्तरी भारत कहते हैं, यहाँ पर इस गर्मी का प्रकोप ज़्यादा होता है और इन हवाओं को वहाँ पर क्या कहते हैं, लू कहा जाता है। हमारे यहाँ भी कहाँ से कहा जाता है, जैसे हवा चलती है ना, बिल्कुल शांत रहता है, कोई नहीं दिखेगा, सन 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 बोलता है ना, जैसे लगता है एकदम डर लग रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं। कभी कभी उस गर्मी में जब हवा भी आता है, आंधी भी आती है और पानी भी बरसता है, ये उसको हम कहते हैं कड़ी झंझावत। कड़ी झंझावत, जब गर्मी से हम लोग बेहाल रहते हैं, एकदम लगता है कि लाइट भी नहीं है, इन्वर्टर भी सब कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, बस बेना बंद गिले के तो हम घूमते रहते हैं। उस समय जब बारिश हो जाती है तो मौसम कितना ठंडा और सुहाना हो जाता है। तो ये इसकी बात है। और इस लू को हम लोग जैसे उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में लू कहते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे बाद में आज नहीं कल कि भारत के किस क्षेत्र में इस चक्रवात को या तूफान को किस नामों से जाना जाता है। और जो 21 जैसे 15 मार्च से लोग बात किए हैं, 15 जून की बात किए हैं, 21 जून से हमने बताया था कि जो मानसून हमारे भारत में मानसून तो आता है सबसे पहले कहाँ, केरल में, कब, 1 जून को। लेकिन 21 जून से माना जाता है कि पूरे भारत में मानसून सक्रिय हो जाता है, ये माना जाता है। हो ना हो बाकी बात है, वो दूसरी चीज़ें आती हैं। तो 15 मार्च से 15 जून तक का जो समय होता है ग्रीष्मकाल का होता है। ग्रीष्मकाल में गर्मी ज़्यादा पड़ती है और आंधी भी आती है, तूफान भी आता है, जिससे हम लोग भारत के अलग अलग क्षेत्रों में उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उत्तर भारत और पश्चिम भारत में लोग लू कहते हैं, कहीं बैसाखी कहते हैं, दक्षिण में कुछ और नामों में जाना जाता है। इस तरीके से हम लोग ग्रीष्म वाला मौसम देखते हैं।